चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और विकास झा जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर। योगेश जी, आपसे ब्रेक पर जाने के पहले हमने एक सवाल का जवाब लेना चाहा था कि मनोहर लाल खट्टर के सामने अब एक जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर सौंपी है हरियाणा की जनता ने, आगे अब चुनौतियां बहुत सारी होंगी उनके लिए। देखिए, हरियाणा का जो नतीजा आया है वो एक इतिहास है, एक ऐसा इतिहास है जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिश के बाद भी अब तक लिख नहीं पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब आप ये देखें कि उस पूरे इलेक्शन में कैंपेन के इश्यूज़ क्या थे। कैंपेन के इश्यूज़ थे हरियाणा का विकास, कैंपेन का इशू था भारतीय जनता पार्टी का किस तरह भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, किस तरह 4 लोगों के आधिपत्य से हरियाणा की राजनीति को फ्री कर देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभाओं में ये कहा था कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह 4-5 परिवारों में सिमटी हुई है। परिवारवाद, वंशवाद से मुक्त करेंगे, किस तरह वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और क्षेत्रवाद, अपने लोगों को नौकरी देने में जिस तरह अंधा बाटे रेवड़ी की कहावत को चरितार्थ की गई थी उससे मुक्त करेंगे। अब इन चारों सवालों पर देखा जाए तो खट्टर ने एक काम तो कर दिया कि पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति को 4 चलिए विकास जी, आपके पास आते हैं। ये तो चुनौतियों की बात हो गई कि किस तरह की चुनौतियां मनोहर लाल खट्टर के सामने होंगी। हालांकि एक पूरा कैबिनेट जो है उसको तैयार करने की कोशिश की गई है, एक मजबूत कैबिनेट जिसमें दावेदार भी थे सीएम कैंडिडेट को लेकर भी, और अब ये बड़ी चुनौती जो है ये मनोहर लाल खट्टर के सामने। विकास जी, ये चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो हासिल भी हुई हैं हरियाणा में। बीजेपी को मनोहर लाल खट्टर की भी भूमिका उसमें काफी अहम रही है। देखिए, दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई राजनीति की पेशकश की है और वह है गुणवत्ता। राजनीति में पहले के दौर में, अभी हाल साल के दौर तक गुणवत्ता की कहीं कोई कदर नहीं थी। हरियाणा जहां 25% जाट आबादी है और वहां यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई गैर जाट वहां का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, तो वहां एक समरस समाज की जो परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लिए, या यूं कहें हम कि महाराष्ट्र के लिए भी, जो मराठा मानुष और गैर मराठों और तमाम तरह के तनाव पैदा किए जाते रहे, नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक गुणवत्ता की राजनीति की है। और वहां की जनता ने, आम आवाम ने, क्या जाट, क्या गैर जाट, क्या मराठा, क्या गैर मराठा, सभी ने इसकी सराहना की है। क्योंकि अब हम इस दौर में पहुंच चुके हैं, अब हम 22वीं सदी की आहट सुन रहे हैं, और ऐसे में आज की तारीख में भी अगर हम जातीय समीकरणों में उलझे रहेंगे, परिवारवाद में उलझे रहेंगे, तो फिर हम देश को आगे नहीं ले जा सकेंगे। जिस देश की कल्पना आगामी दिनों में हम लोग कर रहे हैं, इस देश का जनसाधारण कर रहा है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री, देखिए कीरो जो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते थे कि 10 नंबर एक मैजिक नंबर होता है। 10वें मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, तो वाकई एक मैजिक चीफ मिनिस्टर की उम्मीद मनोहर लाल खट्टर से हम लोग कर सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन इनके मंत्रिमंडल का, जिसमें कि जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी भी हैं, महिला को शामिल किया गया है, तो इतना जो मैंने कहा समरस समाज की परिकल्पना, राजनीति में गुणवत्तापूर्ण व्यक्तियों का जो कि डिलीवर कर सके, जो नतीजे दे सके, यह नहीं कि बिल्कुल वो किसी काबिल नहीं है। मैं बिहार से आता हूं और हमारे सूबे में गुजरे दिनों में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने मुसीबत से दस्तखत करना सीखा था। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी सूबा तरक्की की उम्मीद कर सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक इन तमाम सूबों तो में, क्या और योगेश अब जी ये माना जाए झारखंड के कि लिए जिस तरह और की ये जीत है, जिस तरह की इस कैबिनेट की सूरत है, शक्ल है, इसका ढांचा पूरा तैयार किया गया है, ये और जिस तरह से सीएम का चयन हुआ है कि एक गैर जाट नेता को आगे बढ़ाना, उसके हाथ में कमान देना, क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ एक नई राजनीतिक आहट का ये सब कुछ संकेत है? क्योंकि इस कसौटी पर कसा जाना और उसके बाद ये माना जाए कि एक जाति समीकरण और जो एक सोशियो मैनेजमेंट होता रहा है राजनीति में, वो बदल रहा है।
पहले भी जब हम लोग चुनाव के दौरान इस तरह की चर्चा में रहे हैं तो हमने बहुत साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी उन खांचों को तोड़ने के लिए आगे आए हैं राजनीति में, क्योंकि अगर वो खांचे नहीं तोड़ेंगे तो नया समीकरण, नया परमेंटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और जो बने बनाए परमेंटेशन कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स में, कास्ट के, रीजन के, रिलीजन के, वो नरेंद्र मोदी को सूट नहीं करते। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूरी था कि वो उनको तोड़ें। इसीलिए देखिए दोनों जगह दो बड़े प्रयोग किए। यहाँ पर उन्होंने पूरे हरियाणा को जाट, खाप और दलित, इन तीनों से ऊपर ला करके एक नए ढंग का एक्सपेरिमेंट करते हुए एक गैर जाट उन्होंने सीएम दिया। जिस तरह महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि वो महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण सीएम देंगे और जो सिचुएशन है, परमेंटेशन कॉम्बिनेशन है, वो मराठा, गैर मराठा की पॉलिटिक्स से वहाँ उसको मुक्त करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए स्पेस कहाँ है पॉलिटिक्स में? बाकी स्पेस तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने अख्तियार कर रखी है, मायावती ने अख्तियार कर रखी है, कांग्रेस ने अख्तियार कर रखी है, किसी के पास दलित वोट है, किसी के पास ठाकुर वोट है, किसी के पास इस तरह के जातियों के और क्षेत्र के अलग अलग छोटे छोटे छत्रप हैं, किसी के पास बड़े छत्रप हैं। तो उनको नरेंद्र मोदी को तोड़ना था, नरेंद्र मोदी को उन सीमाओं को ब्रेक करना था जो जमी हुई थी, उन्हीं को उन्होंने तोड़ा है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया है उसी का फायदा है कि हर जगह अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं, हर जगह वो एक ऐसी इबारत लिख रहे हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो जमी जमाई परंपराओं को तोड़ने के लिए युवा तैयार था, महिलाएं तैयार थी, कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई लीड नहीं ले रहा था। तो जब लीड लेते हुए लोग दिखे तो उसके पीछे एक कहावत है, गतानुगति को लोका, कि एक आदमी जब चलता तो उसके पीछे तमाम लोग चल जाते हैं। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जब चले तो नौजवान जो परेशान था, तड़प रहा था कि कोई लीड करे। मैं आपको छोटी घटना बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या आंदोलन का फैसला आ रहा था तो कांग्रेस के कुछ नेता उस फैसले को रोकना चाहते थे। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा भाई इस फैसले को आने दो, ये फैसला ये बता देगा कि देश का जो नई पीढ़ी है देश की वो क्या सोचती है। अगर इस फैसले पे कोई रिएक्शन नहीं होता है तो मानना चाहिए मंदिर और मस्जिद जो है वो एजेंडे से नई पीढ़ी के बाहर है, नई पीढ़ी के एजेंडे में विकास है। सचमुच ऐसा ही हुआ। तो उस घटना से देखिए तो अब नई पीढ़ी जो है वो नए ढांचे चाहती है, नया स्ट्रक्चर चाहती है, नए परमेंटेशन कॉम्बिनेशन चाहती है और ऊब गई है पुराने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन से। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम नौजवान लड़कों ने अपनी जातीय खांचों को तोड़ के वोट दिया। दलितों ने भी वोट किया, यादव ने भी वोट किया, कुर्मी ने भी वोट किया, फॉरवर्ड ने भी वोट किया, ब्राह्मण ने भी किया, ठाकुर ने भी किया। तो ये जो नरेंद्र मोदी एक नया परमेंटेशन कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिसके पीछे उम्मीद के सपने हैं, जिसके पीछे लोगों को लगता है कि विकास है, रोजगार है, रोटी है, तो इसकी जरूरत थी। नरेंद्र मोदी ने उन्हें पकड़ा है, दूसरा नेता उसे पकड़ नहीं पाया है। तो इसलिए कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी ने जो नया परमेंटेशन कॉम्बिनेशन मतलब माना जाए कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो राजनीति का एक नया दौर है और एक नई तरह की शुरुआत है जिसको अब पब्लिक भी जो है, जो देश के लोग हैं, आम जनमानस है, वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। विकास झा जी, क्या ये माना जाए जिस तरह की ये जीत हरियाणा में हमने देखी, जिस तरह की जीत हमने लोकसभा में देखी, जबरदस्त था, ये सब कुछ बहुत अलग था, क्या ये माना जाए कि जो राजनीति अब तक देश को बदलती रही अब वो राजनीति खुद बदल रही है? 22वीं सदी की दहलीज पर भारत बहुत बेकरारी से दस्तक दे रहा है। भारत का युवा बहुत बेकरारी से दस्तक दे रहा है 22वीं सदी की दहलीज पर। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का यह नेतृत्व बिल्कुल इसके अनुकूल साबित हो रहा है, जो साबित हुआ है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस 21वीं सदी की परिकल्पना, 21वीं सदी के भारत की परिकल्पना राजीव गांधी जी ने की थी। नई टेक्नोलॉजी, ये जो आज तमाम हम लोग कंप्यूटराइजेशन और तमाम मोबाइल और रेलवे, बैंक, सब जगह हम लोग देख रहे हैं, एक परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी की थी। लेकिन बाद के दिनों में समझौता जब वो करने लगे तो राजीव गांधी की लोकप्रियता में गिरावट आने लगी थी। पर नरेंद्र मोदी जी 22वीं सदी के भारत की परिकल्पना वाले प्रधानमंत्री हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जो अनुभव और जोश का संगम का सपना लेकर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी सियाचिन की चोटी से जो दीपावली के दिन पैगाम भारतवासियों को दिया, उन्होंने कहा कि भारतवासियों के सपनों को पूरा करने का सौभाग्य मेरी हथेली में लिखा हुआ है। यह एक बड़ी बात है
और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुभव और जोश का संगम जिस तरह सूबे हरियाणा में, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, गुणवत्ता की बात की है, क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स की बात की है, जातीय राजनीति, खाप की राजनीति, गुटबाजी की राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स, कितनी तरह के क्रॉस करंट से यह भारत की राजनीति गुजरती रही थी। लेकिन मुझे एक खास गुरुदेव रविंद्रनाथ की पंक्ति में खास तौर से कहना चाहूंगा कि मैंने आशा भरे हृदय से अपनी यात्रा शुरू की। मैं जानता हूं कि रास्ते में बहुत से खतरे हैं, फिर भी मुझे कोई भय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पिटे पिटाए जो फिक्स रास्ते हैं, जो अभी हमारे भाई योगेश जी कह रहे थे, जो बिल्कुल एक लीग पर चलती हुई भारत की राजनीति, जहां पे कम्युनलिज्म, फला वोट, चिला वोट, अमुक जाति, जैसे हमारे बिहार में माई समीकरण पे 20 वर्षों तक लालू जी ने राज किया। तो इस तरह के ऐसे समीकरणों को बिल्कुल खारिज करके, मतलब जिन समीकरणों पर आज तक चुनाव जीते जाते रहे, जिन समीकरणों को लेकर सियासत चलती रही, उन समीकरणों को ही बदलने की कोशिश अब की जा रही है राजनीति में। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के कैबिनेट की शक्ल, जिस तरह का ढांचा कैबिनेट में तैयार किया गया है, 6 मंत्री 3 राज्य मंत्री, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना संतुलित है ये? देखिए ऐसा है कि अब ये बहुत चालाकी से, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी है और इससे साफ लगता है कि खट्टर को भी वॉकओवर नहीं दिया गया है। उनके साथ 3 ऐसे मंत्री लगाए गए हैं जो खुद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, दौड़ में शामिल थे। यानी अब जो कुछ होगा वो परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। खट्टर को भी अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री के रूप में, नहीं तो उनके साथ उनके 3 मंत्री जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी लोकप्रियता ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा व्यापक हो जाएगी। दूसरा कि स्पेस भी रखी गई है ताकि जब भी जरूरत पड़े तो किसी भी आदमी को कैबिनेट में स्पेस, जगह दी जा सके। ऐसा ना हो कि विधायकों में ये इस तरह की धारणा बने कि अब तो फुल हो गया है, अब तो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। यानी विधायकों को भी परफॉर्मेंस के आधार पर स्पेस की उम्मीद छोड़ दी गई है। राज्य मंत्री बना करके ये बताया गया है कि राज्य मंत्रियों का जो की स्थिति है वो किस तरह, वहां भी स्पेस है, उनको भी परफॉर्मेंस के आधार पर अभी कैबिनेट में स्पेस मिल सकती है। तो एक तरह सारे मंत्रियों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं, सारे मंत्रियों के सामने अनंत विस्तार दे दिए गए हैं, सारे मंत्रियों के सामने यह बता दिया गया है कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर एनालिसिस में हैं। और मुख्यमंत्री के लिए सीधे तौर पर उनके 3 मंत्री जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए मुख्यमंत्री लगा दिए गए हैं। राज्य मंत्रियों के लिए कैबिनेट मंत्री हैं। तो एक बड़ा सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से, जिस तरह शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, जब राजा अकेला हो जाता है तो चारों तरफ से उसे बचाने के लिए जिस तरह गोटियां सेट की जाती हैं, वैसे ही इस मंत्रिमंडल में सब कुछ सेट किया गया है ताकि हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट भी करे, परफॉर्म करने के लिए मजबूर भी करे। और हरियाणा के बारे में दिखती है राजनीति, उसके अंदर उसके पीछे की पेचीदगियां कुछ और हैं और बहुत सारी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ तय किया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।